मुफ्ती जी जो PDP के सदर हैं, सबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जितने फोरम के नुमाइंदे व यहाँ के रहने वाले मोहतरम साथियों, आपको पता है तो हम अपने महबूब लीडर को हमारे इस बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ऐसे नौजवान लीडर को मैदान में उतारा जिसने अपने, उनके नाम में जरूर आपके सामने लूंगा, सरदार त्रिलोक सिंह जी जो प्रेसिडेंट है सिख वेलफेयर फोरम के, और साथ ही साथ जो सबका सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा साहब के, वो भी हमारे साथ पेश पे हैं, और एक्स प्रिंसिपल हैं सरदार दलजीत सिंह जी, रिटायर्ड एडवाइजर जी, रिटायर्ड जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हैं, हमारे साथ साथ रहे, डिपार्टमेंट से हैं, हमारे साथ साथ रहे श्री KP सिंह जी जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी हमारे साथ साथ रहे, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो भी हमारे साथ साथ हैं, सरदार सज्जन सिंह जी जो नारेबाजी दे रहे थे, वो भी हमारे साथ साथ रहे, श्री शिवनाथ सिंह जी जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ साथ रहे। भरपूर ताउन के साथ इनका हमने ताउन किया, और खासकर जो यहाँ की लीडरशिप लीजिए हमारे करेंगे वो भी करेंगे। हाँ, वो क्या कहें, वो कहते हैं ना कि एक बार वो कह रहा था, वो IS जौहर कह रहा था, शायद नहीं IS जौहर नहीं, वो जो फिल्मों में एक जोकर होते थे, नहीं कोई थे, कोई मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि हम कभी ताज़ियत के ऊपर भी जाते हैं तो लोग कहते हैं आप कोई जोक सुनाओ, तो वही हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है, हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि आप तकरीर करो। तो मैं आज तकरीर के लिए नहीं आई, आप सबका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने सोनू जी का बड़ा साथ दिया। आगे रिजल्ट क्या निकला वो तो चलता रहता है, पर जिस तरह से ये लड़ा और जिस तरह से आप इसके साथ चले, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने इन सब को जिम्मेवारी दी, आदित्य यहाँ पर है, हमारे जो कैंडिडेट वो भी रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा खूब ऐसे लड़ रहे थे, मुझे नहीं लगता है BJP या कांग्रेस इलेक्शन इस तरह इतने जोरों शोरों से लड़ रही थी। इन्होंने बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने इनको एक जिम्मेवारी दी है, मैंने कहा हमारे जितने भी असेंबली कैंडिडेट्स हैं, अगर वो शहर में हैं तो वार्ड इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो गांव में है तो सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी है, आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। इसमें कोई मलाल की बात नहीं है कि आपने असेंबली लड़ा तो आप वार्ड नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसमें आप लोगों को इनको जिता के वापस भेजना है, ताकि ये अपने लोगों की, अपने मोहल्ले की छोटे छोटे काम कर सके। क्योंकि सरकार तो अब BJP की एक तरफ से, NC और कांग्रेस की दूसरी तरफ से है। BJP की इस तरफ से कि सेंटर में, और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी जमात का है, आधी सरकार उनकी है, आधी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। तो अब ये छुटमुट जो नीचे है, म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत है, तो इसमें PDP का थोड़ा सा आप मदद कर लीजिए, उनको रोल दे दीजिए, ताकि हम लोग उनके काम कर सके। बाकी यहाँ अभी जो मेरे से पहले यहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा है कि जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है, और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में, और मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, वो
अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है, वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारी गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकल आया है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज, वोट के वक्त एक होती है और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसा करते हैं, एक स्टेट छोड़ दी ताकि अपोजिशन बात ना कर सके, तो इसमें भी शक है। और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई जवाब नहीं देता है। अगर 6 बजे जब वोटिंग बंद हुई, परसेंटेज अगर 58 थी, 3 घंटे के बाद वो 68 कैसे होगी, और काउंटिंग से पहले वो 70 कैसे होगी? तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आज़ाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते।